Superman could have saved your child. तो यार इंटरनेट फिर से बैटलफील्ड बन चुका है। जेम्स गन और स्नाइडर के फैंस आपस में दो देशों की तरह लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये आज से हो रहा हो या जब से मूवी रिलीज हुई है तब से हो रहा हो, ये तब से हो रहा है जब जेम्स गन ने कास्ट किया था, अनाउंस किया था कि डेविड कॉरेंसवेट इज आवर न्यू सुपरमैन। और जब से मूवी रिलीज हो रही है तब से तो और ज्यादा डिबेट हो चुकी है। एक साइड कह रही है कि ओके ये है कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन, हमें फाइनली एक उम्मीद देने वाला सुपरमैन मिला है। Good luck with that. दूसरी तरफ हेनरी कैविल और स्नाइडर के फैंस कह रहे हैं कि हमारा वाला सुपरमैन ही बेस्ट था, ये तो बस एक मजाक है। पर मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए इस वॉर को बंद करो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो डिबेट है ना, ये कंप्लीटली यूजलेस है। जो भी लोग इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, वो सब कुछ गलत है। देखो, आप फिल्म को अच्छा बुरा बोल सकते हो, वो आपका ओपिनियन है। आपको कोई फिल्म अच्छी लगती है, आपको किसी फिल्म की राइटिंग अच्छी लगती है, नहीं लगती, तो आप वो स्टेट कर सकते हो। लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को गलत बताना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और ये ऑल्दो मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं हर किसी की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ठीक करता रहूं, सबको एजुकेट करता रहूं, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा होता जा रहा था। और क्योंकि सुपरमैन इतना पसंद है, सुपर हीरोज इतने पसंद है, तो इस टॉपिक पे डिस्कशन तो बनता है। देखो, सवाल ये नहीं है कि कौन सा सुपरमैन बेटर है, क्या हेनरी कैविल वाला बेटर है, क्या जी जेम्स गन वाला नया सुपरमैन बेटर है। सवाल यह है कि क्यों दोनों ही सुपरमैन जरूरी है। The fact is, maybe he's not some sort of devil or Jesus character. Maybe he's just a guy trying to do the right thing. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि या फिर प्रूव करूंगा कि क्यों ये दोनों ही सुपरमैन अपनी अपनी जगह पर सही है। और सुपरमैन कैरेक्टर के पीछे जो 85 साल की जो कॉमिक बुक लेगेसी है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि सुपरमैन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो एक स्पेक्ट्रम है। और वो स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि उसको 85 साल से लिखा जा रहा है, कंटिन्यूस स्टोरीज आती रहती हैं, उसमें वेरिएशंस होती हैं। 1938 में जब एक्शन कॉमिक्स इशू 1 में वो आया था, तब वो एक सोशल क्रूसेडर था। वो करप्ट पॉलिटिशियंस को और बिजनेसमैन को उनकी बिल्डिंग से लटका देता था, उनको पनिश करने के लिए, उनको धमकाने के लिए। यानी कि सुपरमैन थोड़ा डेंजरस था। अब अगर आप इस चीज को दिमाग में लेकर चलोगे तो ऐसा लगेगा कि ओके, हेनरी कैविल वाला सुपरमैन ये चीज कर सकता है, लेकिन क्या जेम्स गन वाला सुपरमैन ये कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद 1950s में एंट्री होती है कॉमिक कोड अथॉरिटी की, जिसके डर से कॉमिक्स को सेफ बनाना पड़ा था। और तब सुपरमैन बना द बिग ब्लू बॉय स्काउट। क्रिस्टोफर रीव और जो ये अभी हमने सुपरमैन देखा है जेम्स गन वाला, ये इसी सिल्वर एज कॉमिक बुक सुपरमैन की देन है, एक परफेक्ट रोल मॉडल। लेकिन कॉमिक्स यहाँ रुकी नहीं थी। 80s में क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ ने सब कुछ बदल दिया। 90s में डेथ ऑफ सुपरमैन ने दुनिया हिला दी। 2000s में किंगडम कम रेड सन, ऑल स्टार सुपरमैन जैसी कहानियों ने सुपरमैन के हर एक एंगल को एक्सप्लोर किया। अब सवाल ये कि जब कॉमिक्स ने एक सुपरमैन को नहीं पकड़ के रखा, तो हम लोग क्यों एक ही वर्जन को पकड़ कर बैठे हैं? क्यों हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेनरी कैविल या फिर सिर्फ और सिर्फ जेम्स गन वाले सुपरमैन को ही देखना चाहते हैं? तो अब बात करते हैं हेनरी कैविल के सुपरमैन की। तो जैक स्नाइडर ने जब ये सुपरमैन मूवी बनाई थी, मैन ऑफ स्टील, और ये जब ये कैरेक्टर लिखा था, जब बैटमैन से सुपरमैन बनाई थी, तब उन्होंने एक नहीं बल्कि कई सारी डार्कर और फिलोसॉफिकल सुपरमैन कॉमिक्स से इंस्पिरेशन ली थी। देखो, लोग कहते हैं कि ये वाला सुपरमैन कॉमिक एक्यूरेट नहीं है, तो मैं कहूंगा कि या तो ये आर्गुमेंट झूठा है कि वो साफ झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये आर्गुमेंट उन लोगों का है ही नहीं। उन्होंने बस कहीं से सुन लिया कि ये सुपरमैन एक्यूरेट नहीं है और उसको बस हेट करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए बार बार स्टेटमेंट को यूज करते हैं, जबकि उनको पूरी नॉलेज नहीं है, इसके बारे में फैक्ट्स ही नहीं पता। स्नाइडर ने जॉन बाइन के 1986 के रीबूट से स्ट्रगलिंग विद आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट लिया, और एलेक्स रॉस की किंगडम कम से वो दुनिया से थका हुआ सुपरमैन लिया जो इंसानों के बीच अकेलेपन से जूझ रहा है। हेनरी कैविल का सुपरमैन इस सवाल का जवाब है कि क्या होगा अगर सच में किसी दिन भगवान इंसानों के बीच में रहने आ जाएंगे, तो क्या होगा? ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन जनरल जॉर्ड को मार देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। ये कंट्रोवर्शियल था, लेकिन कॉमिक एक्यूरेट नहीं था, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि 1988 इशू 22 सुपरमैन में यही हुआ था। सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड और उसके साथियों को मार दिया था क्योंकि उसके पास में और कोई चारा नहीं बचा था। अब ये कंट्रोवर्शियल तब भी था, कॉमिक्स में भी कंट्रोवर्शियल था, लेकिन मूवी में ऐसा हुआ और ये कह देना कि नहीं ये कॉमिक एक्यूरेट नहीं है, कॉमिक में ऐसा नहीं हुआ, सुपरमैन कॉमिक्स में ऐसा नहीं करता, तो ये जैक स्नाइडर ने इन्वेंट नहीं किया है। बस जैक स्नाइडर ने डार्कर कॉमिक्स से इंस्पिरेशन ली थी। तो हमने मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जैक स्नाइडर की जो जस्टिस लीग फिल्म आई थी, इस पूरे आर्क में, इस पूरी कहानी में सुपरमैन का एक आर्क देखा था। वो हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। इस सुपरमैन ने इंसानों की नफरत देखी, उनका डर देखा,
और फिर उनके लिए कुर्बान भी हो गया था। और कुर्बान होकर उसने आखिर में असली में होप का मतलब सीखा था और सिखाया था। स्नाइडरवर्स में सुपरमैन हमेशा से सिंबल ऑफ होप नहीं था, लेकिन जब ये कहानी खत्म तो नहीं हुई, बीच में रह गई, लेकिन जब जैक स्नाइडर जस्टिस लीग एंड होती है तब तक वो सिंबल ऑफ होप बन जाता है। और ये चीज इस सुपरमैन को विरासत में नहीं मिली थी, वो हमेशा से सिंबल ऑफ होप नहीं था, उसने इस चीज को कमाया था। Is it really surprising that the most powerful man in the world should be a figure of controversy? अब आते हैं जेम्स गन और डेविड कॉरिंसवेट के सुपरमैन पर। तो मूवी देखने के बाद में ये कंफर्म हो चुका है कि ये वर्जन क्लासिक अप्रोच वाला है। ये सिल्वर एज की गुडनेस और मॉडर्न कॉमिक्स के दिल को मिलाने की कोशिश है। और जेम्स गन ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि इस सुपरमैन की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है ग्रैंट मॉरिसन की ऑल स्टार सुपरमैन, और इसको लोग डेफिनेटिव सुपरमैन स्टोरी मानते हैं। ये वो सुपरमैन है जो मरने से पहले दुनिया के लिए लव लेटर्स लिख रहा है, जो एक गॉथ लड़की को सुसाइड करने से रोकता है ये कहकर कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हेनरी कैविल का सुपरमैन किसी सवाल का जवाब है, वैसे ही डेविड कॉरिंसवेट का सुपरमैन भी एक सवाल का जवाब है कि क्या हो अगर एक इंसान की सबसे अच्छी खूबियां, इंसानियत की सबसे अच्छी खूबियां जैसे कि दया करना, उम्मीद करना, अच्छा करना, भला करना, इन सब चीजों को भगवान की शक्ति मिल जाए तो क्या होगा? इसका जवाब है डेविड कॉरिंसवेट का सुपरमैन। और यहीं पर असली फिलॉसफी का फर्क है। हेनरी कैविल का सुपरमैन एक एक्सटर्नल गॉड था जो हम ह्यूमंस को समझाने की कोशिश कर रहा था, और डेविड कॉरिंसवेट का जो सुपरमैन है वो हमारे ही अंदर की अच्छाई का रिफ्लेक्शन है, वो अच्छाई जो बाहर नहीं आ रही है। ये जो दोनों ही अप्रोचेस है ना, ये कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती हैं। फ्रैंक मिलर ने डार्क नाइट रिटर्न्स में सुपरमैन को गवर्नमेंट का टूल दिखाया, एलन मूर ने सुपरमैन में उसे कॉस्मिक एंटिटी दिखाया, बट साइमल्टेनियसली पॉल डिनी ने सुपरमैन एडवेंचर्स में उसे परफेक्ट रोल मॉडल दिखाया। तो देखो, असली डिबेट जो है वो हेनरी कैविल वर्सेस डेविड कॉरिंसवेट की नहीं है, बल्कि इन दोनों फिलॉसफीज की है। स्नाइडर ने जब अपना सुपरमैन बनाया था तब एक जगह से कॉन्सेप्ट लिया था। एक जर्मन राइटर है, उसका नाम है नीच, और उसके कॉन्सेप्ट का नाम था ऊपरमेंश। पता नहीं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं। एनीवे, इस कॉन्सेप्ट में क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। एक ऐसा बीइंग जो आम इंसानी मोरालिटी से ऊपर है, जो अकेले खड़े होकर बहुत मुश्किल फैसले लेता है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स, डार्क और नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा दूर लगता है। जो जेम्स गन का सुपरमैन है ना, वो ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी को यूज करता है। वो पावर इसलिए यूज नहीं करता कि उसको यूज करनी पड़ रही है, वो इसलिए यूज करता है क्योंकि ये सही काम है, और सही काम करना डेविड कॉरिंसवेट के सुपरमैन के नेचर में है। अब देखो, सिनेमैटिकली देखा जाए तो दोनों ही सुपरमैन मेरे ख्याल से सही है, लेकिन इनकी ऑडियंस बहुत अलग अलग है। दोनों ही सुपरमैन अलग ऑडियंस को केटर करते हैं। अगर आप जैक स्नाइडर के सुपरमैन की बात करोगे तो मेरा ये मानना है कि वो मैच्योर ऑडियंस के लिए है। वो बच्चों को शायद से उतना पसंद ना आए, क्योंकि बच्चे मे बी वो उस फिलॉसफी को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर सुपरमैन की कॉम्प्लेक्सिटीज को डिस्कस किया गया है, उसकी मोरालिटी को डिस्कस किया गया है, और थोड़ा मतलब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लेकिन जेम्स गन वाला जो सुपरमैन है ना, वो मेरे ख्याल से हर तरह की ऑडियंस के लिए है। वो बच्चों को भी पसंद आएगा, और अगर बड़े उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो बड़ों को भी पसंद आएगा। यार अब देखो, सुपरमैन 85+ साल पुराना कैरेक्टर है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स है, हंड्रेड्स ऑफ राइटर्स ने इसको इंटरप्रेट किया है। कोई एक करेक्ट वर्जन नहीं है। सुपरमैन की ब्यूटी यही है कि वो अडेप्टेबल है डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछता है ना कि कौन सा सुपरमैन बेटर है, तो उनको कहना कि ये सवाल गलत है। सही सवाल ये है कि किस टाइम के लिए, कौन सी स्टोरी के लिए कौन सा सुपरमैन जरूरी है। और देखो, वैरायटी ना कैरेक्टर को जिंदा रखती है। अगर 85 साल से अगर सुपरमैन को एक ही तरीके से लिखा जाता, वैरायटी ऐड नहीं करी जाती, तो लोग कब के बोर हो चुके होते, कैरेक्टर ही खत्म हो चुका होता। सुपरमैन की कॉमिक्स में ना एक लाइन है, देयर इज अ राइट एंड रॉन्ग इन द यूनिवर्स एंड द डिस्टिंक्शन इज नॉट हार्ड टू मेक। और जो हमारे दोनों ही सुपरमैन है ना, वो इसी राइट के लिए लड़ रहे हैं। हेनरी कैविल वाला तो अब बंद हो चुका है वैसे। तो सुपरमैन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने पहले कहा, वो स्पेक्ट्रम है, एक आइडिया है, और एक अच्छा आइडिया कभी मरता नहीं है, वो बस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता रहता है। तो अब जो लेगेसी है वो डेविड कॉरिंसवेट के हाथ में है। देखते हैं ये कहां तक जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना था, लेकिन आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हिसाब से कौन सा सुपरमैन किस लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, किस सुपरमैन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोग लड़ने वाले हो कमेंट सेक्शन में तो लड़ भी लो, मेरी तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। I don't ever slow up, no I don't take shit.